ओके, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो जो लास्ट लेक्चर था उसमें हम लोगों ने एक कंसेप्ट देखा था जिसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। ओके, हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स में बेसिक हम लोगों का क्या कंक्लूजन था कि साइज या शेप ऑफ द वेसल कुछ भी हो, प्रेशर exerted by the liquid depends on the height of the liquid. Okay, pressure exerted by the liquid is given by the formula rho into g into h. ये आप लोगों को याद है? ओके, यस। अच्छा, इसका एक और इंटरप्रिटेशन था, वो ऐसा था जो आपके सामने डायग्राम में देखिए। ओके, यहाँ पे चार अलग अलग क्या है, वेसल्स है। ओके, चारों ही कनेक्टेड है और चारों का जो क्रॉस सेक्शन एरिया, अभी क्रॉस सेक्शन एरिया मतलब क्या, तो जब मैं वेसल को ऊपर से देखता हूँ तो जो मेरे को एम्प्टी स्पेस दिखता है वो कौन से शेप का है। ओके, तो अगर मैं बोलूंगा कि वो एम्प्टी स्पेस सिलिंड्रिकल है तो मेरे को सर्कल दिखेगा, तो सर्कल का क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, पाई आर स्क्वायर। ओके, यस। अगर मेरे को वो स्क्वायर दिख रहा है तो हम लोग बोलेंगे इट विल बी साइड स्क्वायर। ओके, यस। अच्छा, यहाँ पे ये जो चारों जो है, ओके, ट्यूब टाइप या वेसल टाइप, इनका हम लोग बोलेंगे क्रॉस सेक्शन एरिया अलग है। यस, और हम लोगों ने लास्ट टाइम ये भी डिस्कस किया था कि जो हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स है, ओके, तो उसके हिसाब से जो रिजल्ट्स आते हैं वो कुछ अलग ही आते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल हम लोग अगर जो हमारा डी जो वेसल है उसमें पानी फिल करना चालू करते हैं, ओके, तो हमारा एनालिसिस ये रहता है कि जिसका एरिया थिन है उसमें पानी पहले भर जाएगा, ऐसा हमको लगेगा। ओके, बट हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स की वजह से होता क्या है, हम लोग बोलते हैं कि जो तीनों है ए बी सी, ओके, यस, उसमें वाटर लेवल क्या होता है, धीरे धीरे एक साथ क्या होता है, ऊपर आता है। ओके, नाउ दिस इज कॉल्ड एज हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। अब हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स, ओके, ध्यान से समझने के लिए मैंने आपको बोला था एक कंसेप्ट होता है जिसको बोलते हैं एपरेंट वेट। आपके टेक्स्ट बुक में एपरेंट वेट का जो कंसेप्ट है वो ठीक से एक्सप्लेन नहीं किया हुआ है। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, ओके, विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस यूजिंग आवर व्हाइट स्क्रीन। ओके, यस। तो जो भी मैं हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स और एपरेंट वेट के बारे में अभी लिख रहा हूँ वो आप लोगों ने अच्छे से नोट कर लेना है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द कंसेप्ट ऑफ रियल वेट एंड apparent weight. That is exerted by liquid. ओके, यहाँ पे आप फ्लूइड भी बोल सकते हैं, बट मोस्टली ये किसके लिए एप्लीकेबल है, इट इज एप्लीकेबल फॉर द केस ऑफ लिक्विड। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, तो लास्ट टाइम जो हम लोगों ने तीन वेसल्स लिए थे, ओके, वही वेसल्स मैं वापस यहाँ पे लेने वाला हूँ। ओके, तो जो हमारा पहला वेसल था दैट वाज अ सिलिंड्रिकल शेप वेसल। ओके, और इसमें हम लोगों ने एक पर्टिकुलर लेवल पे लिक्विड फिल करके रखा था। आप इसको वाटर लेवल भी बोल सकते हैं। अच्छा, ये जो वेसल है इसका जो बेस है, तो बेस का जो एरिया है वो क्या है, इट इज कैपिटल। अब मैं बोल रहा हूँ ये सिलिंड्रिकल वेसल है, तो सिलिंड्रिकल वेसल का बेस क्या रहेगा, सर्कुलर। तो ये जो एरिया रहेगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये एरिया का वैल्यू हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। ओके, यस, दिस इज आवर वेसल नंबर वन। फिर तो हमारा भी सेकंड वेसल ले लेते हैं। अभी जो सेकंड वेसल है इसका भी जो बेस एरिया है वो ए ही है, लेकिन हम लोग बोलेंगे ये वेसल, तो जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते हैं तो ये वेसल का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो बढ़ते जाता है। ओके, तो आप ऐसे बोल सकते हो कि ये जो वेसल है, ओके, विद इंक्रीजिंग हाइट इसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होते जाता है, बढ़ते जाता है, वो डाइवर्जिंग नेचर का है। ओके, यस, डाइवर्जिंग इन व्हिच मूव्स अवे, कन्वर्जिंग इन व्हिच मूव टुवर्ड्स। ओके, यस। और इसमें भी हम लोगों ने क्या किया है, सेम लेवल पे लिक्विड फिल करके रखा। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। और लेट अस से इसको हम लोग बोल देते हैं दिस इज आवर वेसल सेकंड। और जो तीसरा वेसल है, अगेन उसका जो बेस एरिया है वो सेम है, लेकिन जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते हैं तो जो इसका प्रोफाइल है, जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते हैं, ओके, बी से कि ये नैरो होते जाता है। ओके, कन्वर्जिंग क्रॉस सेक्शन एरिया। ओके, सो दिस इज आवर थर्ड वेसल। ओके, अच्छा, ये तीनों में सिमिलैरिटी क्या है,
तीनों में जो लिक्विड लेवल है उसका हाइट क्या कंसिडर किया हुआ है हम लोगों ने h किया। ओके, तो अभी ये जो तीनों वेसल है तो इसमें मैंने ये ब्लू कलर से दिखा दिया है कि दे आर फिल्ड विद वाटर और यू कैन से अ लिक्विड अप टू हाइट h। ओके, अच्छा अभी हम लोग यहाँ पे तीनों वेसल्स को जब ऑब्जर्व करेंगे ओके तो हम लोग बोलेंगे सबसे ज्यादा जो लिक्विड का वेट है ओके दैट विल बी इन वेसल सेकंड। मैं बोलता हूँ W2 इज ग्रेटर देन व्हाट W1 और जो सबसे कम है दैट इज इन द वेसल थर्ड। ओके, तो हम लोग बोलेंगे वेट ऑफ लिक्विड इज मैक्सिमम ओके इन वेसल सेकंड, देन इंटरमीडिएट इन वेसल फर्स्ट एंड सबसे मिनिमम जो वेट है वो इसमें दैट इज वेसल थ्री में। ओके, ये क्लियर है आप लोगों को, तो इसको मैं बोल देता हूँ दिस इज आवर रिजल्ट वन। ओके, अब हम लोग क्या बोलेंगे, वी नीड टू अंडरस्टैंड कि फ्लूइड्स या जब मैं लिक्विड की बात करता हूँ तो इसका एक प्रॉपर्टी होता है, ये जो वॉल्स ऑफ कंटेनर है उसके ऊपर क्या एक्सर्ट करता है, प्रेशर एक्सर्ट करता है। अब जब ये प्रेशर एक्सर्ट करता है तो किसके वजह से करता है, ड्यू टू थ्रस्ट फोर्स। ओके, तो एक बात ध्यान में रखो, लिक्विड जो है वो अपने एडजेसेंट वॉल या जो वॉल्स ऑफ कंटेनर है उस पर क्या एक्सर्ट करेगा, थ्रस्ट फोर्स एक्सर्ट करेगा। अब जब ये थ्रस्ट फोर्स एक्सर्ट करेगा तो बाय न्यूटन थर्ड लॉ हम लोग क्या बोलेंगे कि ये थ्रस्ट फोर्स को एक रिएक्शन फोर्स रहेगा और वो जो रिएक्शन फोर्स है उसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन। तो फॉर फर्स्ट वेसल हम लोग बोलेंगे कि जो लिक्विड है इट इज एक्सर्टिंग हॉरिजॉन्टल फोर्स, तो ये जो वॉल है वो क्या एक्सर्ट करेगा, वो भी एक हॉरिजॉन्टल फोर्स एक्सर्ट करेगा। ओके, और ये बात ध्यान में रखना है कि जो थ्रस्ट फोर्स है इट विल ऑलवेज एक्ट परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द वॉल। तो हम लोग बोलेंगे नॉर्मल रिएक्शन जो वॉल एक्सर्ट करेगा लिक्विड पे उसका भी नेचर कैसा होगा, परपेंडिकुलर होगा। ओके, डायग्राम में चेक करो सब लोग। तो हम लोग बोलेंगे कि लिक्विड वॉल के ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, तो वॉल भी क्या एक्सर्ट कर रहा है, नॉर्मल रिएक्शन एक्सर्ट कर रहा है। लेकिन सिर्फ ये साइड पे लिक्विड फोर्स एक्सर्ट नहीं कर रहा है, ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द कंटेनर आल्सो लिक्विड इज एक्सर्टिंग फोर्स, थ्रस्ट फोर्स। तो उसके अगेंस्ट भी क्या रहेगा, हम लोग बोलेंगे नॉर्मल रिएक्शन रहेगा। दिख रहा है आपको ये? ओके, तो हम लोग बोलेंगे ये जो दो पॉइंट्स है जिसके ऊपर मैंने नॉर्मल रिएक्शन ड्रॉ किए हैं ओके, यस, तो ये डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स और हम लोग बोलेंगे कि ये जो दोनों फोर्सेस हैं दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे या बैलेंस आउट कर लेंगे। ओके, अब ये जो क्लास है ओके या ये जो सिलेंड्रिकल कंटेनर है इसको अगर मैंने टॉप से देखा तो मुझे क्या दिखेगा, द टॉप व्यू ऑफ द सिलेंड्रिकल वेसल विल बी अ सर्कल। ओके, यस, तो ये ठीक ठाक सा सर्कल बनाया हुआ। ओके, अब ये जो फोर्सेस है इसको जब मैं ऊपर से देखता हूँ तो मुझे ये फोर्सेस यहाँ पे दिखेंगे, एक फोर्स इधर रहेगा फिर ये एक फोर्स इधर रहेगा, तो ये क्या हो गया, दीज आर नॉर्मल रिएक्शन। अब क्या लिक्विड से ये दो पॉइंट पे कांटेक्ट में है, नहीं, तो हम लोग बोलेंगे लिक्विड जो पूरा सर्कमफ्रेंस है या पेरिफेरी है उसके पूरे कांटेक्ट में है और हर पॉइंट पे क्या कर रहा है, थ्रस्ट एक्सर्ट कर रहा है। तो लिक्विड अगर थ्रस्ट एक्सर्ट कर रहा है तो हम लोग बोलेंगे कि उसके अगेंस्ट जो वॉल ऑफ कंटेनर है वो क्या एक्सर्ट करेगा, नॉर्मल रिएक्शन। तो हम लोग बोलेंगे कि लेट अस से ये अगर एक पॉइंट पकड़ा तो यहाँ से भी एक नॉर्मल रिएक्शन एक्ट होगा, तो इसका जो डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट है वहां पे भी एक इक्वल एंड अपोजिट नॉर्मल रिएक्शन। तो इस तरह से हम लोग बोलते हैं फॉर एवरी पॉइंट inside the cylindrical vessel okay there is a normal reaction that is exerted by the wall of the container, लेकिन उसको काउंटर करने के लिए डायमेट्रिकली अपोजिट डायरेक्शन से एक और नॉर्मल रिएक्शन एग्जिस्ट होता है। आई होप आपको ये डायग्राम क्लियर है। तो ये डायग्राम आपको यही बता रहा है फॉर एवरी फोर्स देयर इज इक्वल एंड अपोजिट ओके फोर्स दैट इज प्रेजेंट। दोनों ही जो फोर्सेस है वो नॉर्मल रिएक्शन के फोर्सेस है। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि वो एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, लेकिन हम लोग ऐसे बोलेंगे कि दे आर बैलेंसिंग ईच अदर। तो अभी हम लोग क्या बोलेंगे, ओवरऑल यहाँ पे जितने भी नॉर्मल रिएक्शन है दे आर बैलेंसिंग ईच अदर। तो मैं ऐसा लिख देता हूँ समेशन ऑफ ऑल द नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू व्हाट, जीरो। ओके, तो ऐसे केस में जो वेसल वन ओके उसमें हम लोग बोलेंगे जो रियल वेट है is actually equal to what, apparent weight। apparent weight की है क्या, तो हम लोग बोलते हैं कि जो रियल वेट है उसमें कोई एडिशनल वेट ऐड हो जाता है, वो एडिशनल वेट ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट होता है बिकॉज ऑफ सम अनबैलेंस्ड फोर्स।
ओके, जब हम लोग सेकंड वेसल देखेंगे आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो फर्स्ट केस में हम लोग बोल रहे हैं रियल वेट एंड एपरेंट वेट क्या है, सेम है। तो हम लोग बोलेंगे ओके, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फर्स्ट केस में apparent weight is also equal to what, W1, which is equal to real weight। ओके, ये समझ में आया आपको? ओके, अब हमारा वेसल सेकंड देख लेते हैं। तो मैंने आपको क्या बोला है कि जो फ्लूइड है वो जो थ्रस्ट फोर्स एक्सर्ट करेगा दैट विल बी इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन, और अगर वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे थ्रस्ट फोर्स एक्सर्ट करेगा तो नॉर्मल रिएक्शन भी क्या रहेगा, परपेंडिकुलर टू द वॉल। तो ये केस में हमारा जो बॉल है, ओके, वॉल ऑफ कंटेनर, वो कैसा है, इंक्लाइंड है। तो हम लोग बोलेंगे कि जो थ्रस्ट फोर्स है वो ये डायरेक्शन में होने वाला है। देखिए ये जो मेरा माउस का जो एरो है, ओके, यस, उसको चेक करो, थ्रस्ट फोर्स ऐसा एक्ट होगा लाइक दिस। ओके, ये तो मैं डॉटेड लाइन से दिखा देता हूँ, थ्रस्ट फोर्स विल एक्ट इन दिस डायरेक्शन, ओके, लाइक दिस। ये थ्रस्ट फोर्स एक्ट होगा, यहाँ पे भी ये थ्रस्ट फोर्स ऐसा एक्ट होगा। ये समझ में आया आपको? ओके, यस। तो हम लोग बोलेंगे कि जो नॉर्मल रिएक्शन अभी एक्ट होगा, फिर हम लोग बोलेंगे ये थ्रस्ट फोर्स के अगेंस्ट जो नॉर्मल रिएक्शन रहेगा, ओके, दैट विल बी समवॉट लाइक दिस। अगेन ये जो दो पॉइंट्स है तो हम लोग बोलेंगे फॉर अ गिवन एरिया ये डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट है। अब ये हो गया एक नॉर्मल रिएक्शन, ये दूसरा नॉर्मल रिएक्शन। लेकिन हम लोग बोलेंगे कि टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस वो एक दूसरे को बैलेंस कब कर सकते हैं, ये कंडीशन, इस तरह से बैलेंस नहीं करेंगे। ओके, तो हम लोग यहाँ पे ये जो दो नॉर्मल रिएक्शन है इनको हम लोग ऐसे नहीं बोलेंगे कि ये अपोजिट वेक्टर्स है, नहीं। ओके, यस। तो ये केस में क्या होगा, तो हम लोग इसके क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड वर्टिकल कंपोनेंट निकालेंगे। ओके, तो जो टॉपिक था हमारा स्केलर्स एंड वेक्टर्स, तो मैंने आपको बताया था कि जो फोर्स वेक्टर है उसके कंपोनेंट्स कैसे निकालते हैं। ओके, यस। तो मैंने क्या किया अभी यहाँ पे, इसका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकाल दिया और एक वर्टिकल कंपोनेंट निकाल दिया। ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है इसको मैंने बोल दिया nx, वर्टिकल कंपोनेंट को बोल दिया ny। ओके, और यहाँ पे भी हम लोग बोलेंगे जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो है nx, जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो क्या है, ny। ओके, अब देखिए जैसे मैंने आपको पिछले केस में बताया था कि जो नॉर्मल रिएक्शन है वो एक पॉइंट पे नहीं, थ्रू आउट द पेरिफेरी। तो यहाँ पे भी ये जो हमारा टर्म है, ओके, यस, तो नॉर्मल रिएक्शन इसके जो वॉल्स के ऊपर है वो थ्रू आउट द सर्कमफ्रेंस है। जितने भी nx है, ओके, ये सब nx एक दूसरे को क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। ओके, यस। लेकिन जितने भी ny है तो ये ny क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल करेंगे क्या, नहीं। तो ये ny क्या करेंगे, हम लोग बोलेंगे ये एड अप हो जाएंगे। क्यों, तो दीज आर फोर्स वेक्टर्स विच आर एक्टिंग इन व्हाट, सेम डायरेक्शन। तो कैंसिल करने का तो सवाल आता ही नहीं। तो यहाँ पे मैं ऐसा लिखूंगा ऑल द nx will cancel each other। ओके, ये केस में मैं लिखूंगा समिशन nx is equal to what, 0, एंड जितने भी ny है, ओके, और जो हमारा समिशन ny रहेगा, ओके, तो वो एड अप हो जाएगा एंड इट विल बी नॉट इक्वल टू 0, और उसको मैं बोल देता हूँ इट विल फॉर्म अ फोर्स विच इज इक्वल टू नेट फोर्स, ओके, इक्वल टू Fy। ओके, तो समिशन Fy को, या सॉरी समिशन Ny को मैंने क्या बोल दिया, इक्वल टू Fy। अच्छा, ये जो Fy, तो जितने भी Fy, ये एक Ny हो गया, सेकंड Ny, थर्ड Ny, फोर Ny, ऐसे अलोंग द सर्कमफ्रेंस जितने भी Ny है टुगेदर ये क्या फॉर्म कर रहे हैं, एक Fy फॉर्म कर रहे हैं। ये Fy किसको काउंटर करेगा, तो हम लोग बोलेंगे जो इसका ओरिजिनल वेट है। तो मैं बोलूंगा ओरिजिनल वेट क्या है सेकंड वेसल का, इट इज W2। W2 में से मैं बोलूंगा Fy कैंसिल हो जाएगा क्योंकि W2 कहाँ पे एक्ट हो रहा है, W2 इज एक्टिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। उसमें से जो भी Fy का पार्ट है वो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और जो बचा हुआ पार्ट रहेगा तो मैं बोलूंगा W2 minus Fy is what, it is going to be W dash 2। ओके, यस। तो यहाँ पे मैं इक्वेशन ऐसा लिखूंगा W dash 2 is equal to W2 minus Fy। ओके, W dash 2
is apparent weight of liquid in vessel 2. ओके, अच्छा अभी ये W-2 जो है which is W2 minus Fy, तो ये केस में जब हम लोग इसको एनालाइज करते हैं या एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं तो हमको पता चलता है कि W2 minus Fy इसका वैल्यू एक्चुअली इट कम्स इक्वल टू व्हाट, ओके, तो जो हमारा सिलिंड्रिकल वेसल में जो रियल वेट या अपैरेंट वेट था, ओके, सो इट बिकम्स इक्वल टू व्हाट, W। इसका मतलब क्या हुआ कि जो बेस पे वेट एक्ट होने वाला है, तो यहाँ पे कितना वेट एक्ट हो रहा था, यहाँ पे W1 एक्ट हो रहा था, इधर भी जो नेट वेट एक्ट होगा वो क्या रहेगा, W1 ही रहेगा। ओके, आपको ये आया समझ में? तो अभी तक बॉटम लाइन क्या होगा कि दोनों का जो बेस है, इधर भी W1 एक्ट हो रहा है और इधर भी क्या एक्ट हो रहा है, W1। एक्चुअली क्या एक्ट होना चाहिए था, W2 एक्ट होना चाहिए था, लेकिन जो ये सबमिशन एन वाई, तो W2 माइनस सबमिशन एन वाई जिसको हम लोगों ने एफ वाई बोला है, ओके, ये आपको एक ओवरऑल नेट फोर्स देता है एक्टिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, जिसका वैल्यू इज एक्चुअली इक्वल टू व्हाट, W1। ये क्लियर है आप लोगों को? ओके, थर्ड केस देख लेते हैं। थर्ड केस में हम लोग बोलेंगे जो नॉर्मल रिएक्शन है वो नीचे की तरफ रहेंगे लाइक दिस, ओके, और हम लोग बोलेंगे इसके जो एक्स कंपोनेंट है, अगेन एक्स कंपोनेंट जो रहेंगे वो रहेंगे एनएक्स, एनएक्स तो एक दूसरे को बैलेंस करेंगे, लेकिन जो एन वाई है तो एन वाई क्या रहने वाला है, तो जो एन वाई है हम लोग बोलेंगे इट विल बी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। यहाँ पे जितने भी एन वाई अपवर्ड थे, यहाँ पे एन वाई डाउनवर्ड है, तो मैं बोलूंगा ये वाले केस में भी समिशन एन एक्स एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं, तो मैं बोलूंगा इट इज इक्वल टू 0, बट समिशन एन वाई, okay, is not equal to 0, okay, is equal to some force which is Fy, but this Fy now is acting in downward direction। ये केस में जो Fy था तो वो क्या हो रहा था, it was acting in upward direction, इसलिए वो वेट के अगेंस्ट गया और उसने वेट का थोड़ा सा मैग्नीट्यूड क्या कर लिया, नल कर दिया या उसका इफेक्ट कम कर दिया। ओके, अब ये केस में हम लोग बोलेंगे कि Fy डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है, तो मैं बोलूंगा जो अपरेंट वेट है उसको मैं बोलूंगा W-3, ओके, विल बी इक्वल टू व्हाट, तो ओरिजिनल वेट W3। अब W3 कहाँ पे एक्ट हो रहा है, नीचे की तरफ, और Fy भी कहाँ पे एक्ट हो रहा है, वो भी नीचे की तरफ एक्ट हो रहा है, तो मैं बोलूंगा जो अपरेंट वेट है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ओके, भले ही पानी कम है लेकिन ड्यू टू द कंपोनेंट ऑफ समिशन एन बाय जो अपरेंट वेट है उसका वैल्यू बढ़ गया, और ये W-3 जो है उसका जो वैल्यू है तो इट इज फाउंड इक्वल टू व्हाट, अगेन the weight of water in cylinder 1। ओके, यस, तो अब बेसिक रिलेशन मैं बता देता हूँ। रिलेशन 1 जो है उसमें आपको क्या दिख रहा है, W2 इज ग्रेटर देन W1 ग्रेटर देन W3, यानी जो रियल वेट है उसका ऑर्डर ऐसा है, सबसे ज्यादा जो वेट ऑफ लिक्विड है दैट इज इन योर वेसल सेकंड, फिर वेसल फर्स्ट एंड लास्ट जो है दैट इज वेसल 3। ओके, उसमें सबसे कम है, लेकिन जब मैं अपरेंट वेट की बात करूँ तो अपरेंट वेट जो रहेगा उसमें हम लोग बोलेंगे W-2 is equal to, okay, you can say W-1 is equal to W-3, और सबका वैल्यू क्या है, इक्वल टू W1। यस, यहाँ पे हम लोगों ने अपरेंट वेट जो है वो W1 लिया हुआ है, आप चाहिए तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ W1 एंड W1 डैश। W1 डैश क्या है, अपरेंट वेट है, W1 क्या है, रियल वेट है। ये क्लियर है? ओके, तो ये हो गया हमारा रिजल्ट नंबर सेकंड। ओके, इसको आप लोगों ने अच्छे से कॉपी कर लेना। तो अभी आप लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन आएगा कि सर ये जो 3 वेसल्स है, अगर मैंने इसको वेइंग मशीन पे रखा तो वेइंग मशीन पे क्या रिजल्ट दिखेगा, तो मैं आपको बोलूंगा वेइंग मशीन पे वो रियल वेट ही दिखाएगा। तो रियल वेट दिखाने की वजह से वो बोलेगा कि जो वेसल सेकंड है, ओके, उसका वेट क्या है, सबसे ज्यादा है, या उसके अंदर का जो लिक्विड है उसका वेट क्या है, सबसे ज्यादा है, फिर वेसल 1 और फिर वेसल 3। लेकिन जब प्रेशर कैलकुलेट करते हैं तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या है, हम लोग बोलते हैं प्रेशर इज नथिंग बट weight of liquid that is acting in downward direction per unit area on which it is acting। तो प्रेशर कैलकुलेट करते वक्त आपको इफेक्टिव वेट या अपेरेंट वेट का कंसेप्ट लेना है। ओके, तो लकीली हम लोग क्या बोलेंगे तीनों केसेस में, मैं बोलूंगा P1
विल बी इक्वल टू व्हाट, मैं बोलूंगा यहाँ पे एपरेंट वेट लेंगे, दैट विल बी W1 डैश अपॉन ए, रियल वेट नहीं लेते हम, ओके, कौन सा वेट लेते हैं, एपरेंट वेट, ओके। लेकिन हमारा जो W1 डैश है, ये केस में इट इज इक्वल टू व्हाट, W1, तो P1 क्या है हमारा, W1 अपॉन ए। P2 जो है वो क्या आएगा, तो apparent weight in vessel second upon A, but apparent weight in second vessel जो है it is also equal to what, at the end W1 ही आ रहा है, ये हो गया W1 upon A। एंड सिमिलरली मैं बोलूंगा P3 जो है, सिमिलरली मैं बोलूंगा P3 जो है वो हो जाएगा W-3 upon A, which is again equal to what, W1 upon A, ओके। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ P1 P2 P3 तीनों का वैल्यू क्या है, सेम है, ओके। Basically, so we'll write P1 is equal to P2 is equal to P3, which is equal to W1 upon A, okay। अब ये जो हम लोगों ने एनालिसिस किया है इसको हम लोग बोलते हैं, ओके, हाइड्रोस्टैटिक्स एनालिसिस। हाइड्रोस्टैटिक्स यानी क्या, बेसिकली तो हम लोग ऐसे फ्लूइड को स्टडी कर रहे हैं विच इज एट रेस्ट, और उसके वजह से जो फोर्सेस डेवलप हो रहे हैं वो फोर्सेस को स्टडी करके हम लोगों ने क्या किया है, ये रिजल्ट निकाला है। तो अभी आपको समझ में आया कि वेसल कौन से भी शेप का हो, लेकिन जो प्रेशर एक्सर्ट होगा लिक्विड द्वारा, ओके, यस, तो इसके ऊपर डिपेंडेंट रहेगा ओनली ऑन द हाइट ऑफ द लिक्विड। तो पहले मैथमेटिकली हम लोग ऐसे बोल रहे थे कि सर P इज इक्वल टू रो इंटू जी इंटू एच, प्रेशर बेसिकली डिपेंड्स ऑन व्हाट, हाइट। तो मैथमेटिकली तो ये हम लोगों को समझ में आ गया, लेकिन अगर मैं उसको प्रॉपरली एक्सप्लेन करना चाहूँ विद द हेल्प ऑफ, यू कैन से, फोर्स या जो मैकेनिक्स है उसके हेल्प से अगर मैं इसको समझाने जाऊँ, तो ये हमारा एनालिसिस है, ओके। यस, आई होप आपको ये क्लियर है, प्लीज इसको अच्छे से नोट डाउन कर लेना, ओके। ओके, तो अभी हम लोग टेक्स्ट बुक पे जाएंगे। टेक्स्ट बुक में जो पैराग्राफ दिया हुआ है, ये जो पूरा एक्सप्लेनेशन है वहां पे सिर्फ 2 या 3 लाइन में बताया हुआ है, ओके। सो एक बार वो देख लेते हैं क्या दिया हुआ है उन्होंने। सो प्लीज पे अटेंशन। यहाँ पे उन्होंने ये जो नॉर्मल रिएक्शन बताए हुए हैं उसके बारे में उन्होंने क्या लिखा हुआ है, प्लीज सी। द एरोज इंडिकेट द फोर्स एक्सर्टेड अगेंस्ट द लिक्विड बाय द वॉल्स ऑफ द वेसल, जो हम लोगों ने डिस्कस किया था, नॉर्मल रिएक्शन, ओके। सो जो फोर्स वॉल एक्सर्ट करता है, okay, on the liquid, against the liquid, that is called as normal reaction. These forces are perpendicular to the walls of the vessel, ये भी हम लोगों ने जैसा डिस्कस किया था। These forces can be resolved into vertical and horizontal components. The vertical components act in upward direction. The weight of the liquid in the section B is not balanced and contributes the pressure at the base. Thus, it is no longer a paradox. यानी यहाँ पे उन्होंने बेसिकली वही समझाया जो हम लोगों ने इतने देर में जो डिटेल में देखा हुआ, ओके, यस। तो इसलिए मैंने जो पूरा हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स है और उसमें जो एपेरेंट वेट का कंसेप्ट है वो अलग से आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, ओके। तो उसके आप नोट्स अच्छे से बना लीजिए क्योंकि ये सीटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। अब तो जो अभी हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है पास्कल्स लॉ, वो देख लेते हैं हम लोग। इसका स्टेटमेंट जो टेक्स्ट बुक में दिया है हम लोगों को वही फॉलो करना है। पास्कल्स लॉ स्टेट्स दैट द प्रेशर अप्लाइड एट एनी पॉइंट of an enclosed fluid at rest is transmitted equally and undiminished to every point of the fluid and also on the walls of container provided the effect of the gravity is neglected, okay। तो पास्कल्स लॉ एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे उन्होंने एक सेटअप दिया हुआ है, ओके। तो ये सेटअप में देखिए ऐसा दिखाया हुआ है कि एक वेसल है जिसको 4 ओपनिंग्स हैं। अच्छा, ये जो 4 ओपनिंग्स है उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया अलग अलग है। जैसे ये जो ओपनिंग है तो ये जो होल है उसका एरिया A/2 है। जो नेक्स्ट वाला होल है, ओके, जिसको ए नेम किया हुआ है, दिस वाज टी, दिस इज ए का जो एरिया है दैट इज स्मॉल है, बी का जो है 2 है और सी का जो है 3 है, ओके। तो ये उन्होंने यहाँ पे भी बताया हुआ है, लेट द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शंस ऑफ ए कॉमा बी कॉमा सी एंड डी बी ए कॉमा 2a कॉमा 3a एंड A/2 respectively. Now if a force F is applied on piston A, the pressure exerted on liquid is P which is equal to F upon A, okay। तो यहाँ पे क्या किया, ये पिस्टन के ऊपर हम लोगों ने एक फोर्स अप्लाई किया है जिसको हम लोग बोल रहे हैं F। अब जब आप ये फोर्स F अप्लाई करोगे पिस्टन क्या होगा, नीचे जाएगा। अब पिस्टन जब नीचे जाने की कोशिश कर रहा है तो हम लोग बोलेंगे जो वाटर है, ओके, वाटर के ऊपर क्या होगा, प्रेशर एक्सर्ट होगा, और वो प्रेशर का वैल्यू क्या रहेगा, सो इट विल बी
द फोर्स अप्लाइड ऑन द पिस्टन अपॉन एरिया ऑफ द पिस्टन, बराबर है, ओके। लेकिन यहाँ पे एक और बात दिया हुआ है कि इट इज ऑब्जर्व दैट व्हेन द फोर्स इज अप्लाइड, ओके, the other three pistons B, C and D move in outward direction, okay। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है। जब हम लोग ओके पिस्टन ए को मूव कर रहे हैं, तो पिस्टन ए को जब मूव कर रहे हैं ओके इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो बाकी के जो पिस्टन्स हैं यानी जो डी बी और सी वो बाहर की तरफ मूव कर रहे हैं, यानी पिस्टन डी इस तरह से मूव हो रहा है, पिस्टन बी इस तरह से मूव हो रहा है, और पिस्टन एट सी जिसका एरिया 3 है वो नीचे की तरफ मूव हो रहा है, ओके। अब हम लोग क्या बोलेंगे कि अगर अगर मुझे वो पिस्टन्स मूव नहीं करने हैं, ओके, तो कहां ना कहां हमको क्या करना पड़ेगा, कुछ फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, ओके, यस। तो यहाँ पे वही दिया हुआ है, इन ऑर्डर टू कीप दीज थ्री पिस्टन्स बी कॉमा सी कॉमा डी इन देयर ओरिजिनल पोजिशंस, ओके, द फोर्सेस 2F 3F एंड F/2 आर रिक्वायर्ड टू बी अप्लाइड ऑन द पिस्टन। ये जो है ना ये एक एक्सपेरिमेंट है, ये ट्रायल एंड एरर से पता चला है, ओके। तो मैं ऐसा बोल देता हूँ, लेट अस से F का जो वैल्यू है वो 10 न्यूटन, ओके। तो जब मैंने 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया, तीनों पिस्टन्स बाहर की तरफ जाने लगे, ओके। तो ये ट्रायल एंड एरर एक्सपेरिमेंट से ही हमको पता चला है कि अगर जो हमारा पिस्टन बी है जिसका एरिया 2A है, तो मुझे अगर उसको रोकना है, तो यहाँ पे 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया है, तो 2A को अगर मुझे स्टॉप करना है बाहर जाने से, तो मुझे कितना फोर्स अप्लाई करना पड़ता है, ट्वाइस एफ यानी क्या हो गया, तो 20 न्यूटन बन गया। मैंने सिर्फ एक आर्बिट्री वैल्यू ली थी, ओके। सिमिलरली जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया 3 है, ओके, तो 3 टाइम्स ए जो है, तो उसको रोकने के लिए हम लोगों ने कितना फोर्स अप्लाई किया, 3F। और जिसका एरिया हाफ है, तो उसके लिए जो फोर्स भी अप्लाई किया उसको रोकने के लिए, दैट इज F/2। अब ये पूरे इसका एनालिसिस हमको क्या बोलता है, ओके, प्लीज पे अटेंशन। Therefore the pressure on the piston B, C and D is, okay, एकदम सिंपल है, pressure on the piston, ये कौन सा प्रेशर है, काउंटर प्रेशर, to stop the piston, okay, so that will be equal to what, on piston B it will be equal to 2F upon 2A, वो 2 कैंसिल हो गया, क्या मिला आपको, F अपॉन ए। सिमिलरली पीसीबी क्या मिला आपको, 3F अपॉन 3A, सो वो हो गया आपका F अपॉन ए। और जो PD है, ओके, इन्हें प्रेशर ऑन पिस्टन डी, तो वो हो जाएगा F/2 अपॉन A/2, उसमें से अपॉन टू के फैक्टर कैंसिल हो गए, आपको वापस क्या मिला, F/। तो ये पूरे डिस्कशन का जो बॉटम लाइन है वो क्या है, प्रेशर at piston B is equal to pressure at piston C is equal to pressure at piston D, which is equal to what, P, okay, यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को। This indicates that the pressure, the original pressure which was applied at piston A, okay, उसका वैल्यू क्या था, तो पिस्टन ए पे जो प्रेशर अप्लाई किया था वो था F अपॉन ए, दिस वन, सही है क्या नहीं, ओके। तो ये जो पिस्टन ए पे जो प्रेशर अप्लाई किया है, पिस्टन बी, सी और डी को अगर रोकना है, तो हमको सेम F/A और F/A का ही प्रेशर अप्लाई करना है, ओके। Yes, this indicates that the pressure applied on piston A is transmitted equally and undiminished to all parts of fluids and the walls of vessel. ज़्यादा क्लियर है आप लोगों को, ओके। इसको क्या करना है आप लोगों ने ना अच्छे से नोट डाउन कर लेना है। अच्छा, ये केस में लिक्विड दिया हुआ है, ओके। मैं आप लोगों को अभी इसका एक और एग्जांपल लूंगा जो हम लोग अभी व्हाइट स्क्रीन पे देखेंगे, ओके। तब तक आप इसको क्या करो, एक बार अच्छे से रीड कर लो, चाहिए तो इसको एज अ आप इसका नोट्स भी बना सकते हो एज इट इज, जैसा टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है ना, ओके। पहले पास्कल लॉ लिख लो, और फिर ये जो एक्सपेरिमेंट है तो पॉइंट वाइज, ओके, आप इसको पॉइंट वाइज क्या कर सकते हो, नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। जो अभी हम लोगों ने टेक्स्ट बुक में देखा है, ओके, मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, ओके। एक डायग्राम बना लेते हैं हम लोग, ओके। तो अब ये जो डायग्राम तैयार है, इसमें आप लोगों ने ध्यान देना है, यहाँ पे जो एरिया ऑफ पिस्टन है इट इज स्मॉल है, और इधर जो एरिया ऑफ पिस्टन है इसको मैं बोलूंगा इट इज कैपिटल ए। और आप ऐसा बोल सकते हो, आपको यहाँ पे दिख भी रहा है क्लियरली कि जो एरिया ऑफ पिस्टन या फर्स्ट पिस्टन जो है यहाँ पे, ओके, उसका जो एरिया है एज कम्पेयर टू सेकंड पिस्टन वो काफी कम है। लेट अस से हम लोग बोलेंगे, ओके,
the area of second piston is m times the area of first piston. ओके, ये क्लियर है? ओके, लेट अस से अगर चाहिए तो वैल्यू ओके 10 ले लिया, इसका मतलब क्या कि एरिया ऑफ बिगर पिस्टन इज व्हाट 10 टाइम्स द एरिया ऑफ स्मॉलर पिस्टन। लेट अस से ये रिजल्ट को मैंने बोल दिया रिजल्ट 1। ओके, अच्छा अभी क्या है यहाँ पे हम लोग एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ये जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं इसको मैं स्मॉल एफ बोल देता हूँ। ओके, और वो स्मॉल एफ की जो वैल्यू है लेट अस से इट इज 100 न्यूटन। ओके, अभी आप 100 न्यूटन फोर्स कैसे अप्लाई कर सकते हैं? तो हम लोग बोलते हैं कि लेट अस से W या फोर्स जो है, तो अगर मैं फोर्स की जगह पे कोई वेट रख रहा हूँ तो W इज इक्वल टू वॉट M इंटू जी। जी का वैल्यू हम लोग अप्रोक्सीमेटली 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले लेते हैं। मैं बोलूँगा अगर मास का वैल्यू ओके 10 kg, तो 10 kg इंटू 10, तो आपको W क्या मिल गया 100 न्यूटन। तो यहाँ जब ये फोर्स हम लोग ये पिस्टन के नीचे की तरफ अप्लाई कर रहे हैं ओके, तो बेसिकली जो हम लोगों ने टेक्स्ट बुक में जो अभी देखा पास्कल लॉ और उसका एक्सप्लेनेशन, वो आपको ये बताता है कि जो प्रेशर ये पॉइंट पे एक्सर्ट होगा वो प्रेशर क्या रहने वाला है, दैट विल बी P विल बी इक्वल टू स्मॉल f अपॉन A। ओके, लेट अस से मैं बोल रहा हूँ कि P इज इक्वल टू F का वैल्यू हम लोगों ने लिया 100 न्यूटन और A का जो वैल्यू है ओके, तो लेट अस से A का जो वैल्यू है मैं बोल देता हूँ इट इज 1 मीटर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 100 अपॉन 1 मीटर स्क्वायर, दैट इज 100 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, अब 100 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को ही मैं क्या बोल देता हूँ 100 पास्कल। तो बेसिकली टेक्स्ट बुक में उन्होंने ये बोला हुआ है जब आप 100 पास्कल यहाँ पे अप्लाई करते हो तो कुछ पॉइंट्स हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं। लेट अस से ये पॉइंट बोल दिया मैंने x, ये पॉइंट मैंने बोल दिया y, इसको z बोल दिया, इसको w बोल दिया, ये पॉइंट को मैंने बोल दिया t। ओके, यस, तो पास्कल्स लॉ बेसिकली आपको ये बोलता है ऑन ईच एंड एवरी पॉइंट ये जो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है ऑन दिस पॉइंट, लेट अस से ये जो पॉइंट है इसको हम लोगों ने बोल दिया कैपिटल ए। ओके, तो प्रेशर एक्सर्टेड एट कैपिटल ए विल बी ट्रांसमिटेड, ट्रांसमिटेड यानी क्या हर पॉइंट पे ट्रांसमिट होगा ओके ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर एज वेल एज द इंटरनल पॉइंट्स। तो मैंने रैंडमली 3 पॉइंट्स ले लिए, लेट अस से इसको मैं बोल देता हूँ बी सी डी। पास्कल्स लॉ बोलता है कि ये जो प्रेशर है ये हर पॉइंट पे क्या होने वाला है इक्वली ट्रांसमिट होने वाला है। इसका मतलब पी ए इज इक्वल टू पी बी इज इक्वल टू पी सी इक्वल टू पी डी इज इक्वल टू, अभी ये सब इंटीरियर पॉइंट्स है, अब बॉल्स के पॉइंट्स ले लेते हैं, इक्वल टू पी एक्स इक्वल टू पी वाई इक्वल टू पी जेड इक्वल टू पी डब्ल्यू। यानी यहाँ पे अगर आपने प्रेशर ओके अप्लाई किया 100 पास्कल का, तो हर पॉइंट पे कितना प्रेशर अप्लाई होगा ओके या कितना प्रेशर इंक्रीज होगा, दैट विल बी ऑफ 100 पास्कल। ये आपके दिमाग में गया है? अब एक्सपेरिमेंटली हम लोगों ने ये कैसे प्रूव किया, तो ये जो स्मॉल एरिया था ओके, इस पे जब हम लोगों ने 100 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया तो ये पिस्टन क्या होने लगा, ये पिस्टन ऊपर जाने लगा। तो ये पिस्टन ऊपर जाने के लिए ओके, या उसको अगर रोकना था मुझे तो मुझे यहाँ पे कुछ वेट रखना पड़ा ओके। अब ये वेट एग्जैक्टली कितना था ये हमको भी पता नहीं था, लेकिन हम लोगों ने क्या किया फिर ये पिस्टन के ऊपर वेट ऐड करते गए। एक पॉइंट पे क्या हो गया कि यहाँ का जो 100 न्यूटन का फोर्स था ओके, उसको ये वेट ने क्या कर लिया बैलेंस कर दिया ओके। यस, और ये जो वेट था तो ये वेट का वैल्यू क्या था, तो हम लोग बोलते हैं कि ये वेट का जो वैल्यू था दैट वाज द मास केप्ट ऑन इट, जिसको मैं कैपिटल एम बोल देता हूँ, इनटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ओके। और हमको अप्रोक्सीमेटली पता चलता है कि ये जो मास रखा हुआ था हम लोगों ने ओके, दैट वाज अबाउट 100 kg। ये जो वेट जनरेट हुआ वो कितना था 1000 न्यूटन ओके। फ्रॉम इक्वेशन 1 आपको क्या मिल रहा है कि कैपिटल ए का जो वैल्यू है दैट इज 10 टाइम्स ए विच इज इक्वल टू 10 इंटू स्मॉल ए कितना लिया हम लोगों ने 1 मीटर स्क्वायर इंटू 1 ले लिया, तो ये हो गया 10 मीटर स्क्वायर। अब जो प्रेशर एट दिस पॉइंट एग्जर्ट होने वाला है, तो देखो ये जो प्रेशर हम लोगों ने यहाँ पे अप्लाई किया था ओके, तो वो ऐसे एक्ट हो रहा था ये वाले डायरेक्शन। अब जो उसको काउंटर कर रहा है वो प्रेशर कैसा है, दैट इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। और ये वाला जो प्रेशर है
इसको मैं बोल देता हूँ पीटी। तो पीटी का वैल्यू क्या रहेगा? सो इट विल बी वेट ऑन सेकेंड पिस्टन डब्ल्यू टी अपॉन द एरिया ऑफ द पिस्टन। यानी कितना आया? 100 पास्कल। ओके, तो शॉर्ट में मैं ऐसा बोल देता हूँ, हम लोगों ने यहाँ पे 100 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया, पिस्टन ऊपर जाने लगा। जब मैंने यहाँ पे 100 केजी मास रखा, इसका मतलब इनडायरेक्टली मैंने जब 1000 न्यूटन अप्लाई किया, ओके, तब जाके ये पिस्टन क्या हुआ? रुका। इसका मतलब ये 100 न्यूटन फोर्स को काउंटर करने के लिए मुझे कितना लगा? 1000 न्यूटन फोर्स। ओके, उसके पीछे रीजन क्या है? तो एरिया ऑफ पिस्टन भी क्या है? तो ज्यादा है। और अगर एरिया ऑफ पिस्टन ज्यादा है, ओके, तो हम लोग बोल रहे हैं कि बेसिकली इसका कंसेप्ट ये होगा, प्रेशर एट बोथ द पॉइंट्स इज सेम। इसका एक और मतलब हो गया, यहाँ पे जो प्रेशर अप्लाई किया है विदाउट एनी लॉस क्या हो गया है? वो ये पॉइंट पे अप्लाई हो गया। ओके, यस। तो इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं? वी कॉल इट एज पास्कल्स लॉ। तो इसका बॉटम लाइन डिस्कशन का है, पी ए इज इक्वल टू वॉट? पी टी। और देखो ये बहुत एडवांटेजेस भी है। अगर आपको सपोज ये 100 केजी जो है, ओके, आपको अगर उठाना है, तो आप क्या कर सकते हो? आप उसको डायरेक्टली लिफ्ट कर सकते हो, या फिर आप उसको ये पिस्टन पे रख सकते हो। ओके, और ये पिस्टन पे 100 केजी रखने के बाद यहाँ पे आपको 100 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करना है। अब 100 न्यूटन यानी क्या? तो उसका मास कितना रहेगा? 10 केजी। यानी आपने इधर 10 केजी सॉरी, अगर आपने यहाँ पे 10 केजी मास रखा, तो इधर क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिकली 100 केजी क्या हो जाता है? लिफ्ट हो जाता है। ओके, तो बेसिकली यही कंसेप्ट है हाइड्रोलिक लिफ्ट का भी, जो हम लोग आगे सीखने वाले। ओके, तो एक काम कीजिए, इसको क्या करना है, अच्छे से कॉपी कर लीजिए। ये अगर आपको नहीं समझा तो प्लीज ग्रुप पे पूछना है, ओके, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ओके, तो आई होप आपको ये एनालिसिस समझ में आया है। ओके, अब वापस हम लोग एक बार टेक्स्ट बुक पे जाते हैं। ओके, तो टेक्स्ट बुक में उन्होंने क्या दिया हुआ है? ये जो पूरा यहाँ पे केस दिया हुआ है कि सब पॉइंट पे जो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है वो इक्वल हो रहा है। ओके, उसके बाद उन्होंने नेक्स्ट जो कंसेप्ट दिया हुआ है, दैट इज एप्लीकेशंस ऑफ पास्कल्स लॉ। ओके, तो यूजिंग दिस प्रिंसिपल कि अगर आप एक कम फोर्स अप्लाई कर रहे हो, उसको काउंटर करने के लिए आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है, या फिर वो कम फोर्स अप्लाई करके आप ज्यादा फोर्स क्या कर सकते हो? ज्यादा वेट उठा सकते हो। ओके, तो ऐसा कुछ कंसेप्ट है। वो कंसेप्ट को लेके हम लोगों ने कुछ एप्लीकेशंस बनाए। उसमें पहला वाला जो है वो है हाइड्रोलिक लिफ्ट। ओके, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अब ये हाइड्रोलिक लिफ्ट में दो अलग अलग पिस्टन्स लिए हुए हैं। ओके, यस, जैसे हम लोगों ने हमारे ये सेटअप में देखा था, दो अलग अलग पिस्टन्स, दोनों के एरिया क्या है? अलग है, लेकिन हम लोगों ने इसको एक कॉमन टैंक दिया था। यहाँ पे उन्होंने क्या किया हुआ है? एक कॉमन टैंक देने की जगह पे दो पिस्टन्स को सिंपली एक पाइप से कनेक्ट किया हुआ है। ओके, और ये पिस्टन्स के अंदर हम लोग बोलेंगे हाइड्रोलिक लिक्विड है। ओके, फ्लूइड है। सो इसका भी जो वर्किंग है, इट इज बेस्ड ऑन व्हाट? ओके, पास्कल्स लॉ। इसका जो प्रिंसिपल है वो क्या है? हाइड्रोलिक लिफ्ट इज यूज्ड टू लिफ्ट हेवी ऑब्जेक्ट यूजिंग अ स्मॉल फोर्स। ओके, यस। तो अगर आपको हेवी ऑब्जेक्ट या लोड उठाना है, ओके, तो आप दो तरीके से उसको उठा सकते हैं। ओके, या तो मैन्युअली आप उसको कुछ उठाएंगे, या फिर वो इलेक्ट्रिकल हॉइस्ट जो होता है उससे आप उठा सकते हो, वैसा एक हुक आता है। ओके, तो उसमें हम लोग बोलेंगे काफी इलेक्ट्रिकल एनर्जी उसमें वेस्ट हो जाती है। ओके, तो ये जो फिनोमेना है, ओके, जहाँ पे हम लोग वी एक्चुअली यूज पास्कल्स लॉ, उसमें काफी कम एफर्ट हमको लगाना पड़ता है। ओके, तो ये कैसे वर्क करता है वो देख लेते हैं। सो वी आर अप्लाइंग फोर्स F1 हियर टू दिस पिस्टन, जिसका एरिया A1 है। ओके, अब ये जब मैं फोर्स अप्लाई करूंगा, पिस्टन नीचे जाने की कोशिश करेगा, प्रेशर क्या होगा? हर पॉइंट पे ट्रांसमिट होगा, और यहाँ पे इक्वल प्रेशर एक्सर्ट होगा। तो हम लोग बोलेंगे यहाँ पे जो प्रेशर जनरेट हो रहा है, ओके, दैट विल बी P, और P1 विच इज इक्वल टू व्हाट? F1 अपॉन A1। अब इन्होंने दिया हुआ है कि A2 का वैल्यू इज व्हाट? वेरी मच ग्रेटर देन, ओके, A1। ये जो पिस्टन S2 है, उसका जो एरिया है, ओके, इट इज कंपैरेटिवली, पिस्टन S2 का जो एरिया है, इट इज कंपैरेटिवली मोर एज कंपेयर टू पिस्टन S1। ओके, सो बेस्ड ऑन दैट हम लोग क्या बोलेंगे? एनालिसिस ऐसा रहेगा कि जो प्रेशर आपने यहाँ पे एक्सर्ट किया वो इक्वली ट्रांसमिट होगा। सो विल से, इन्होंने अभी डायरेक्टली दे दिया है, मैं आपको इस तरह से लिख के बता देता हूँ कि, इसको क्लियर कर देते हैं हम लोग। पिस्टन फर्स्ट पे जो प्रेशर एक्सर्ट किया है, उतना ही प्रेशर पिस्टन सेकंड पे ट्रांसमिट हुआ है। P1 is equal to what? P2. What is P1? F1 upon A1, and this will be F2 upon A2.
तो F2 क्या हो जाएगा, F2 विल बी इक्वल टू F1 इंटू A2 अपॉन A1 बराबर है। अब हम लोग बोलते हैं कि जैसा टेक्स्ट बुक का कंडीशन है उसमें दिया हुआ है A2 इज वेरी मच ग्रेटर देन A1। ओके, तो इसका मतलब क्या है, लेट अस से A2 इज 100 टाइम्स A1। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, इतना 100 टाइम्स नहीं होता है, 10 टाइम्स होता है, बट फिलहाल मैंने 100 लिया। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि A2 अपॉन A1 कितना हो जाएगा, इट इज गोइंग टू बी 100। और आपको क्या मिलेगा, F2 विल बी इक्वल टू व्हाट, F1 into 100। Okay, now this basically tells you that कि F1 जो भी है, ओके, उससे हम लोगों ने F2 कितना जनरेट किया है, 100 टाइम्स F1। तो F1 अगर मैं बोल रहा हूँ 10 न्यूटन, तो F2 का वैल्यू क्या होगा, ओके, इट विल बी 1000 न्यूटन। ओके, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, F1 इज व्हाट, लेट अस से 10 न्यूटन। तो ऐसे केस में F2 का वैल्यू कितना आएगा, 1000 न्यूटन। 10 न्यूटन यानी अप्रोक्सीमेटली कितना होता है, 1 kg ऑफ मास। तो 1 kg से आप कितना उठा रहे हो, 1000 न्यूटन यानी कितना हो जाता है, अप्रोक्सीमेटली 100 kg। तो आप सोचिए कि आपको 100 kg का मास उठाना है, ओके, ये पिस्टन पे रख के 100 kg का मास उठाना है, और आप सिंपली कितना अप्लाई कर रहे हैं, 1 kg का लोड अप्लाई कर रहे हैं। सो दिस इज नथिंग बट द एप्लीकेशन ऑफ या फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ पास्कल्स लॉ व्हिच इज कॉल्ड एज हाइड्रोलिक लिफ्ट। ओके, हाइड्रोलिक लिफ्ट कहाँ पे यूज होता है, तो ये हम लोग बोलते हैं कि ये गैराजेस में यूज होता है या शोरूम्स में यूज होता है, ओके, या फिर सर्विस सेंटर्स पे यूज होता है, जहाँ पे आप देखते हो कि जो ऑटोमोबाइल है या कार है, ओके, या जो भी रहेगा, ओके, व्हीकल, तो उसको क्या किया जाता है, एक हाइड्रोलिक रैम रहता है, पिस्टन टाइप रहता है, ओके, वो पिस्टन वो पूरे कार को क्या करता है, उठाता है। ठीक है, यस। इसके बाद जो उन्होंने, ओके, नेक्स्ट वाला जो एप्लीकेशन दिया हुआ है, दैट इज ऑफ हाइड्रोलिक ब्रेक। ओके, हाइड्रोलिक ब्रेक्स यानी क्या है, तो हम लोग बोलते हैं जो हाइड्रोलिक ब्रेक्स का सिस्टम है, ये हमारे फोर व्हीलरों में रहता है। ओके, यस। तो इसमें आप देखिए कि आपको अगर फोर व्हीलर को रोकना है, तो आपको बहुत ताकत लगा के ब्रेक अप्लाई नहीं करना है। आप सिंपली क्या करते हो, जो पैडल रहता है उसके ऊपर थोड़ा सा क्या करते हैं, ओके, प्रेशर अप्लाई करते हैं, लेकिन आपके वो थोड़े से प्रेशर से जो, ओके, रिजल्ट होता है वो क्या होता है, पूरी की पूरी कार रुक जाती है। अब ये कैसे पॉसिबल है, इमेजिन करो कार जो है, ओके, वो 1500 या 2000 प्लस केजी की होती है। अब इतनी बड़ी बॉडी मूव हो रही है, और आपने सिंपली क्या किया, आपके पैर को, ओके, थोड़ा सा वो जो पैडल है ब्रेक का, उसको आपने प्रेस किया और पूरी की पूरी कार रुक गई। तो ये किसकी वजह से पॉसिबल है, दिस इज बिकॉज ऑफ पास्कल्स लॉ। ओके, नाउ व्हाट एग्जैक्टली इज सिस्टम ऑफ हाइड्रोलिक ब्रेक। ओके, तो यहाँ पे जो मेन सिलेंडर है जो ब्रेक पैडल को कनेक्टेड है, दैट इज कॉल्ड एज मास्टर सिलेंडर। ओके, और बाकी जो चार व्हील को कनेक्टेड है, ओके, यस, तो उसको हम लोग बोलेंगे स्लेव सिलेंडर्स। ओके, अभी चार व्हील लेने क्या, तो उसके जो एक्सेल रहते हैं उसको बेसिकली ये कनेक्टेड रहते हैं। ओके, यस, यहाँ पे एक बार देख लेते हैं हम लोग। By pressing the brake pedal, the piston of the master cylinder is pushed in forward direction. As a result, the piston in the slave cylinder, which has a much larger area of cross section, okay, compared to that of master cylinder, also moves in forward direction, so as to maintain the volume of oil constant. Okay, ये आपको ध्यान में रखना है। तो जैसे ये सिस्टम था, इसमें लेकिन एक सिलेंडर था और उसको फिर जो काउंटर करने वाला सेकंड सिलेंडर था। ये केस में हम लोग बोलेंगे यहाँ पे एक जो मेन सिलेंडर है, ओके, दैट इज मास्टर सिलेंडर, और काउंटर करने के लिए कितने हैं, चार सिलेंडर। ओके, डेफिनेटली ये जो चारों सिलेंडर रहेगा, इनका जो पिस्टन का एरिया रहेगा वो क्या रहेगा, थोड़ा बहुत, ओके, कम या थोड़ा सा ज्यादा तो रहने ही वाला। ओके, यस, तो ये दिया हुआ है। एज अ रिजल्ट द पिस्टन इन द स्लेव सिलेंडर विच हैज मच लार्जर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एज compared to that of master cylinder also moves in forward direction so as to maintain the volume of the oil constant. The slave piston pushes the friction pads against the rotating disc which is connected to the wheel, thus causing moving vehicle to stop. अभी जो पिस्टन है, तो इसका एरिया ज्यादा है, तो हम लोग बोलेंगे कि सेम प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है, तो उसकी वजह से जो फोर्स क्रिएट होगा, इसका एरिया जाता है फॉर द सेम प्रेशर, हम लोग बोलेंगे इट विल बी पी इनटू अ लार्जर एरिया। तो ज्यादा फोर्स क्रिएट होगा, और ये ज्यादा फोर्स किसको क्रिएट होता है, तो हम लोग बोलते हैं ब्रेक्स को। ओके, वो अप्लाई होता है, क्रिएट होने के बाद ब्रेक्स को हम लोग वो डायरेक्टली अप्लाई करते हैं। तो इस तरह से हम लोग बोलते हैं ये जो चारों व्हील्स हैं, ओके, वो क्या हो जाते हैं, स्टॉप हो जाते हैं। ओके, और हम लोग बोलते हैं पूरी की पूरी जो व्हीकल है, इट कम्स टू रेस्ट।
एक बार वापस ध्यान से पढ़ लो। ओके यस, अगर आपको नहीं समझ में आया तो ग्रुप पे पूछना है। बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है, जैसे हाइड्रोलिक लिफ्ट का है वैसे ही हाइड्रोलिक ब्रेक्स का है। बस यहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं कि जो कनेक्टिंग सिलेंडर है, ओके, वो 4 अलग अलग सिलेंडर है, फॉर यू कैन से 4 व्हील्स। ओके, यहाँ पे भी उन्होंने सेम कैलकुलेशन दिया है, F1 अपॉन A1 इंटू A2। ओके यस, इसको एक बार ना आप अच्छे से नोट कर लो। ये डायग्राम भी जो है वो बनाने की आप प्रैक्टिस करो। ओके, दोनों डायग्राम्स। ओके, और उसके बाद आपको एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है। ये न्यूमेरिकल भी हम लोग यहाँ पे ही सॉल्व कर लेते हैं, बहुत सिंपल है। A hydraulic brake system of car of mass 1000 kg having speed of 50 km per hour has a cylindrical piston of radius 0.5 centimeter. The slave cylinder has radius of 2.5 centimeter. Okay, अब ये जो 0.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है ये मास्टर सिलेंडर का उन्होंने रेडियस दिया हुआ है, और बाकी जो 2.5 है तो वो स्लेव सिलेंडर्स का दिया हुआ है। ओके, if a constant force of 100 Newton is applied on the brake, what distance the car will travel before coming to stop? Okay, इसमें क्या बोला हुआ है कि आप ब्रेक के ऊपर देखो, ऐसा तो होता नहीं है कि हम 100 किलोमीटर की स्पीड से ट्रैवल कर रहे हैं, ब्रेक अप्लाई किया और वही पॉइंट पे कार रुक गई। ओके, तो हम लोग क्या बोलते हैं, जब हम लोग ब्रेक अप्लाई करते हैं तो कार के ऊपर एक रिटार्डिंग फोर्स अप्लाई होता है। वो रिटार्डिंग फोर्स क्या करता है, ओके, रिटार्डेशन क्रिएट करता है और कार ग्रेजुअली क्या होती है, रुकती है। एकदम से ऐसा नहीं होता है कि आपने ब्रेक लगाया, ओके, और कार वहां पे ही रुक गई। ओके, इन केसेस में हम लोग बोलते हैं कि जब हम लोग ब्रेक अप्लाई करते हैं, ओके, तो कार को रुकने को थोड़ा सा टाइम लगता है। ओके, अच्छा, अभी यहाँ पे क्या बोला है कि आप पे बोला हुआ है कि आपने 100 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया हुआ है। ओके, इसके ऊपर अप्लाई किया है तो मास्टर सिलेंडर पे। मास्टर सिलेंडर का जो एरिया है वो क्या रहेगा, इट विल बी A1 विच इज इक्वल टू पाई इंटू 0.5 सेंटीमीटर है तो उसको उन्होंने मीटर में कन्वर्ट किया। ओके, सो कौन सा फैक्टर मल्टीप्लाई किया, 10⁻⁻² का, ये दिख रहा है आप लोग। ओके, सो ये हो गया हमारा ओवरऑल। ओके, is your area of the master cylinder. Okay, और ये जो है this is area of your slave cylinder. By Pascal's law या Pascal's principle हम लोग बोलेंगे since same pressure is transmitted which is applied, F2 upon E2 is equal to what, F1 upon A1। बहुत कुछ अलग सम नहीं है, बहुत ही सिंपल सम है। ओके यस, तो F2 का वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, तो F1 का जो वैल्यू है वो हमको दिया हुआ है 100। A2 जो इधर है वो अभी इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी F1 को मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो 100 इंटू A2 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया अपॉन A1 का जो वैल्यू है, तो पाई पाई कैंसिल हो गया। 2.5 का स्क्वायर क्या है, 6.25, एंड 0.5 का स्क्वायर क्या है, 0.25, तो 6.25 अपॉन 0.25, तो आपको जो आंसर आएगा, ओके, इसको पूरा सॉल्व करने के बाद दैट विल कम एज 2500 न्यूटन। ओके, इसको एक बार अच्छे से सॉल्व कर लेना। तो ये आंसर निकालने के बाद, ओके, व्हाट विल फाइंड इज एक्सीलरेशन ऑफ द कार। एक्सीलरेशन ऑफ द कार बहुत ही सिंपल है, कार का मास कितना दिया है, 1000 kg। अब ये 1000 kg की जो कार है, इसका मतलब ये कौन सी कार रहेगी, तो हम लोग बोलते हैं हैचबैक कार जो रहती है। जैसे हम लोग बोलते हैं कि मारुति 800 थी या मारुति 1000 थी, या अभी अगर मैं बोलूँगा स्विफ्ट। ओके यस, तो वो हमारी हैचबैक छोटी कार जो होती है। ओके, ये एसयूवी नहीं है, एसयूवी का जो मास रहता है वो काफी ज्यादा रहता है। ओके, तो अभी हम लोग बोलेंगे कि acceleration is nothing but F2 upon m, which is 2500 upon, okay, mass of the car is 1000। तो आपका जो acceleration आ रहा है, basically acceleration बोलने की जगह पे मैं बोलूंगा retardation, which is what, 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके यस, अब यहाँ पे उन्होंने क्या किया हुआ है, न्यूटन इक्वेशन ऑफ मोशन यूज किया हुआ है। ओके, व्हाट आई विल डू इज, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है विच इज v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ओके, तो अभी जो हमारा एक्सीलरेशन है उसका फॉर्म क्या है, एक्चुअली रिटार्डेशन, तो उसका नेचर क्या हुआ, नेगेटिव। तो हम लोग बोलेंगे बेसिकली, ओके, ये जो ऊपर इक्वेशन है तो दिस विल बिकम u स्क्वायर प्लस 2as जो है तो वो हो जाएगा नेगेटिव साइन की वजह से या रिटार्डेशन की वजह से -2as। ओके, ये क्लियर है आप लोगों को। अच्छा, इनिशियल स्पीड जो कार का दिया हुआ है
वो दिया है 50 किलोमीटर पर आवर। ओके, यहाँ पे एक बार देख लेते हैं 50 किलोमीटर पर आवर। तो अब ये जो है, ये हम लोगों ने क्या किया, तो यहाँ पे जो स्पीड दी हुई है एक बार चेक कर लेते हैं, वो 50 किलोमीटर पर आवर है। तो इसको हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ओके, विल कन्वर्ट इट इनटू मीटर पर सेकंड, दैट इज 50 इनटू, ओके, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड के लिए कन्वर्ट करने के लिए मैंने बोला है 1000 अपॉन 3600 से मल्टीप्लाई करो। ओके, ये दो जीरोस कैंसिल हो जाएगी, आपको क्या मिलेगा, दिस गोइंग टू बी 500 अपॉन 36, which is nothing but equal to 250 अपॉन 18। कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी लग सकते हैं, या 125 अपॉन 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, अब ये जो भी वैल्यू आएगी, ओके, तो मैं आपको बोलूंगा ये हम लोग क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे। अच्छा, v का वैल्यू क्या रहने वाला है, v का वैल्यू 0 रहेगा। क्यों, तो कार को हम लोग स्टॉप कर रहे हैं। ये लॉजिक के हिसाब से हमारा इक्वेशन बनेगा 0 स्क्वायर इज इक्वल टू 125 अपॉन 9 द होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू, ओके, जो हमारा एक्सीलरेशन का वैल्यू था वो हमें कितना मिला था, इट वॉज 2.5, ओके, इंटू 2.5 इंटू एस। ओके, ये पूरा का पूरा टर्म जो है वो LHS पे शिफ्ट हो जाएगा, 2 इंटू 2.5 5 हो जाएगा, माइनस 5s यानी ये बन जाएगा प्लस 5s इज इक्वल टू 125 का स्क्वायर, मैं ऐसा लिख देता हूँ 125 इंटू 125 अपॉन 81। ओके, तो आपका जो नेक्स्ट स्टेप में s का वैल्यू आएगा दैट विल बी 5, 25 इंटू 125 81। ओके, तो आप जब इसको लॉग कैलकुलेशन के साथ सॉल्व करोगे, ओके, तो आप जब इसको लॉग कैलकुलेशन के साथ सॉल्व करोगे, आपका जो आंसर आएगा दैट विल कम अबाउट 38.58 मीटर। ओके, मैंने आपको यही पूछा था कि ब्रेक अप्लाई करने के बाद कार कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, तो आपका जो आंसर आ रहा है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 38.58 मीटर। ओके, अच्छा, लॉग कैलकुलेशन कैसे करते हैं ये मैंने आपको सिखाया है। ओके, सो एक बार टेक्स्ट बुक देख लेते हैं। सो यहाँ पे हम लोगों का आज कंसेप्ट ऑफ पास्कल्स लॉ एंड एप्लीकेशन ऑफ पास्कल्स लॉ खत्म हुआ है। ओके, ये इसके कुछ और भी न्यूमेरिकल्स है, वो भी हम लोग देखेंगे। ओके, यस, अभी जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर रहेगा दैट विल बी बेस्ड ऑन मेजरमेंट ऑफ प्रेशर। ओके, तो आज के लेक्चर में अगर आपको कुछ भी डाउट या क्वेरी हो, ओके, प्लीज ग्रुप पे पूछ लेना। ओके, थैंक यू।